हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो जीएमसीएच का पेपर हुआ था बेसिकली कुछ दिनों पहले। वो मैंने आधा तो सॉल्यूशन करवा दिया था और कुछ पार्ट उसका बचा हुआ था, वो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन से जो हैं वो अब जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, जैसे सीएचओ हो गई, पीजीआई हो गई, ईएसआईसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम आ रही है उनमें पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा बार, क्योंकि इसमें से 60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज मैं। 60 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको एग्जामों में मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एमसीक्यू सेशन लगातार द एपिक नर्सिंग पे जारी हैं। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रीवियस पार्ट में करवा दिया था, उसका लिंक पे इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। ठीक है। तो 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन। आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन जो है उसका एग्जाम्पल पूछा गया है बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए, जो आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है रिंगर्स लैक्टेट। क्या है? आरएल। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये NaCl जो 0% होता है, यानी कि 0.9% जो होता है NaCl, वो भी आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है। लेकिन जो यहाँ पे 0.45 दिया गया है ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली पूछा गया है कि रिंगर्स लैक्टेट जो है वही आइसोटोनिक यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, WHO डिक्लेयर द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कई बार तो इसकी फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, PHEIC क्या होता है? तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है। ये कब घोषित किया था WHO ने? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जनवरी 30 जो है 2020 ईयर की, उसको घोषित किया गया था 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो देखिए, जैसे कोई MI का पेशेंट है, किसका? MI का पेशेंट है, उसमें अपन रेक्टल टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मियोसिस हाउ मनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मियोसेल में कितनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं? तो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। कितनी? 4। मियोसिस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरीज इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। यानी कि ओवेरी द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है जो बंद कर देता है सिक्रेशन को, FSH और LH के सिक्रेशन को? तो वो कौन सा हार्मोन होता है? देखिए, इनहिबिन हार्मोन होता है। इनहिबिट से आप याद रख पाओगे इसको। जो इनहिबिन हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है? ओवेरी से रिलीज होता है और किसको रोकता है? FSH और LH के सिक्रेशन को रोक देता है बेसिकली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट। जो पेप्सिन एंजाइम है वो किस डाइटरी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन के नाम से आप प्रोटीन याद रख लीजिएगा, राइमिंग करते हुए प्रोटीन पेप्सिन। ठीक है। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू फैला हुआ है अपनी ह्यूमन बॉडी में, वो बताना है यहाँ पे। तो वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्लड। क्या है? ब्लड। ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड कौन सा एग्जाम्पल है? तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वालिटी एश्योरेंस इज इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विद। क्वालिटी एश्योरेंस को आप किसके साथ में देखते हो? नर्सिंग के फील्ड की बात की जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। किसमें आता है?
स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, किस में? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद में देखिए डिफॉर्मिटी ऑफ डैश ब्रैकेट बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंगल शोल्डर। स्प्रिंगल शोल्डर एक डिजीज पढ़ी होगी आपने, तो इसमें कौन सी बोन की डिफॉर्मिटी होती है? स्प्रिंगल्स शोल्डर की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें जो स्कैपुला होता है शोल्डर, स्कैपुला की डिफॉर्मिटी होती है, किसकी? स्कैपुला की डिफॉर्मिटी होती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंगल शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने खोजी? तो भाई साहब यहाँ पे खोजी है एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ये तो आप हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामों का चॉइस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एमोबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जो अमोबियासिस होता है वो किससे फैलता है? तो वो फैलता है फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमोंग द फॉलोइंग। जो मैक्सिमम अमाउंट है विटामिन डी का वो किस में पाया जाता है? तो देखिए वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोड लीवर ऑयल में। कौन से ऑयल में? कोड लीवर ऑयल में। ये याद रखना कि विटामिन डी जो मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है वो कोड ऑयल लीवर में पाया जाता है। इसके बाद में देखिए 3Ds यानी कि डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये किस डिसऑर्डर की निशानी है? तो ये बेसिकली आते हैं नियासिन में। किस में आते हैं? नियासिन या B3। 3D बोलते हैं इनको, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। 3D की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं ये? नियासिन की डेफिशिएंसी से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ये भी एग्जाम का चॉइस क्वेश्चन है। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन जो है वो होता है रिफैम्पसिन की वजह से। किसकी वजह से? रिफैम्पसिन की वजह से। ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। बेसिकली जो चारों ड्रग देख रहे हो आप, ये चारों एंटी ट्यूबरकुलर हैं, लेकिन रिफैम्पसिन की वजह से रेड ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड्स एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। यानी कि एब्डोमिनल सर्जरी की है किसी की, उसके बाद में बाउल साउंड एब्सेंट है और एब्डोमिनल से फैल रहा है, मतलब डिस्टेंट हो रहा है, तो ये किसकी निशानी है? तो ये हो रहा है उसको पैरालाइटिक इलियस। क्या हो रहा है? पैरालाइटिक इलियस। अगर आपसे पूछ ले कि सर्जरी के बाद में एब्डोमेन ऐसे फैल रहा है या फिर बाउल साउंड एब्सेंट हो गए, तो क्या होगा उसको? पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट द थेरेपेटिक डोज इज नाउन एज। ठीक है, हम चाहते तो नहीं है कि वो इफेक्ट आए, ठीक है, लेकिन उसको अपन अवॉइड भी नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट। इसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कोजेज पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर कौन कोज करता है? तो आपने पढ़ा है एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कोज करता है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रो एमनियोस। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रो एमनियोस। नेक्स्ट लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया। क्या लिमिट रहती है? 21 दिन। चाहे डेथ हो चाहे बर्थ हो, बोथ क्या है? 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियोन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। जैसे किसी को जुड़वा बच्चे हैं तो जो प्लेसेंटा है वो एक ही होता है। क्या होता है? एक ही प्लेसेंटा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी ताकत किसके माध्यम से बढ़ाते हैं? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, वो बढ़ाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। कई बार न्यूज़ में भी आता रहता है कि ये टेस्ट हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है किसने स्टेरॉइड ली थी, तो वो होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जो स्पोर्ट पर्सन है बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड से ये बढ़ाते हैं फिजिकल कैपेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, द सैलेंट फीचर ऑफ नर्सेज रिकॉर्ड्स इंक्लूड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नर्सेज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक को छोड़ के। तो देखिए, कंप्लीट क्लियर एंड कॉन्साइज, कंप्लीट होनी चाहिए तो होनी चाहिए। काउंटर साइन बाय डॉक्टर, ये भी सही बात है। शुड नोट हैव ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग से एक बार लिख दिया तो उसको ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। रिटन विद इंक ऑन पेपर, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ए पैथोजेनिक एजेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। किसी भी बीमारी या पैथोजेनिक एजेंट है उससे बचाने के लिए बॉडी जो काम करती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। फिफ्थ डिजीज इज आल्सो नाउन एज, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिफ्थ डिजीज को और किस नाम से जानते हैं? तो एरेदेमा इन्फेक्शियोसम। क्या? एरेदेमा इन्फेक्शियोसम, ये याद रखना। फिफ्थ डिजीज एरेदेमा इन्फेक्शियोसम। इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है फेलोपियन ट्यूब में? तो वो होता है एम्पुला। कहाँ पे? एम्पुला। सिंपल क्वेश्चन है। हु इज नाउन एज द फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी, सर्जरी का फादर किसको माना जाता है? जोसेफ लिस्टर। किसको? जोसेफ लिस्टर को सर्जरी का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ मनाया जाता है दिवस। 7 अप्रैल को WHO दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये डे आप हमेशा याद रखिए, सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शोल्डर डिस्टोशिया इज मैनेज्ड बाय, शोल्डर डिस्टोशिया को किस मैनोवर से मैनेज करते हैं? तो वो करते हैं MC रॉबर्ट्स मैनोवर, MC रॉबर्ट के मैनोवर से। नेक्स्ट है, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर में पूछ लेता तो पेयर में 23 पेयर होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। पेयर में तो 23 पेयर होते हैं, और अगर वैसे क्रोमोसोम की बात की जाए तो 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्प्स इन मेल, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेरिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी। किसकी वजह से? मम्प्स की वजह से। ओर्चाइटिस, आपने नाम सुना होगा, ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस भी मम्प्स की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में आ जाते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर मे रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप BP ले रहे हो किसी का और उसमें कोई गड़बड़ आ रही है तो किसकी वजह से आ सकती है? तो वो आ सकती है बेसिकली, देखिए, द साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग, इसकी वजह से भी आ सकती है कि कप की साइज ही रॉन्ग है। पेशेंट्स आर्म इज पोजीशन अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, देखिए हार्ट लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। द स्फाइगोमैनोमीटर इज प्रेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, तो इन सभी की वजह से गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अपाइकल पल्स ऑफ ए पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय, अपाइकल पल्स जो होती है वो कैसे असेस्ड की जाती है? तो वो असेस्ड की जाएगी ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट, हार्ट की ध्वनि सुन के ये असेस कर ली जाती है। क्या? अपाइकल पल्स, अपाइकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेड साइड असेसमेंट जो है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न, रेगुलरिटी, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग भी चेक करेंगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट, ये इससे चेक अपन नहीं कर सकते हैं। एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग, कितनी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं ये भी अपन चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों तो अपन चेक कर सकते हैं, जो इंजरी है वो अपन चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, What should be the nurse's immediate decision on physician's order of give 1 unit of blood intravenously? फिजिशियन कह रहा है कि इसको 1 यूनिट ब्लड देना है, कितना, 1 यूनिट ब्लड देना है आईवी इमीडिएटली। कैसे? इमीडिएट। तो नर्स का रिएक्शन क्या होने वाला है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो क्लैरिफाई करेगी द ऑर्डर विद फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट। क्या है? ऑप्शन डी। सबसे पहले क्लैरिफाई करेगी ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद में प्रिपेयर करेगी पेशेंट को, कंसेंट वगैरह जो भी लेने हैं, ठीक है। और फिर कलेक्ट करेगी ब्लड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइंस बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की कितनी देर पहले अपने को वाइटल साइन कलेक्ट करने हैं? तो विद इन 30 मिनट के अंदर कलेक्ट करने हैं। कितने? 30 मिनट पहले, 30 मिनट, ठीक है। ये बात हमेशा आप याद रखना, 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस एक्सेस लाइन, ठीक है। कब कब जो आईवी लाइन है उसका एक्सेस चेक करेगी वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। तो कब? बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वॉट, ठीक है। बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वॉट, उससे पहले ही चेक कर लेना है कि आईवी एक्सेस सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट। क्या है? एक स्ट्रोक पेशेंट है एक्यूट, तो उसके लिए क्या क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस होंगी वो पूछा है यहाँ पे। तो देखिए, रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइज, ये भी करना पड़ेगा। ट्राइज आपने पढ़ रखा है, कलर कोडिंग जो होती है। एनेबल डिलीवरी ऑफ रिलीवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, ये भी करना पड़ेगा। रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, उसको रेफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व द पेशेंट, इतना टाइम नहीं रहता है स्ट्रोक में कि ऑब्जर्व कर सको आप पेशेंट को और उस समय कुछ उसकी हेल्प कर पाओ, इतना टाइम आप नहीं रहता। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी। एक्यूट बर्न इंजरी हुई है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या हुई है? एक्यूट बर्न इंजरी आपको बतानी है फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ABC आपने पढ़ रखा है। सबसे पहले मेंटेनिंग एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ABC से आप याद रख लेना बर्न में क्या काम करता है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज बी प्रेफर्ड। क्लिनिकल सिचुएशन, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हैंड हाइजीन के लिए कौन सा मेथड प्रेफर किया जाता है? तो वहाँ पे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बेसिकली यूज किया जाता है। क्या? अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। हैंड हाइजीन के लिए कौन सा पैरामीटर है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? तो देखिए, टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं वन वर्ड में आपको बता दूं तो फ्रिक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। DVT के बारे में आपने काफ़ी सुना है, DVT या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, PE, ठीक है।
इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो अपन कौन सा इंटरवेंशन करके डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट। हाइड्रेशन ऑफ एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट को बैठने नहीं देना है, उसको घुमाते रहना है, और हाइड्रेशन लेवल जो है पानी पिलाते रहना है, या फिर जो आईवी एक्सेस जो है उससे अपन उसको वाटर जो है फ्लूइड है वो देते रहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना है बेसिकली, और उसको मूवमेंट कराते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ए पेशेंट ऑफ एनीमिया विद हीमोग्लोबिन ऑफ 7 ग्राम प्रेजेंट हैज 7 ग्राम परसेंट हैज बीन एडवाइज्ड आयरन इंजेक्शन एज द प्रेफर्ड थेरेपी बाय फिजिशियन। क्या कह रहा है, कितना लेवल है हीमोग्लोबिन का? 7 ग्राम। ठीक है, कितना? 7 ग्राम। ठीक है, एनीमिया है, तो क्लियरली दिख रहा है, सीवियर है। क्या है? सीवियर एनीमिया है। ठीक है, इसको कह रहे हैं कि आयरन इंजेक्शन देने के लिए। ठीक है, ऑन बीइंग गिवन द प्रेस्क्राइब्ड इंजेक्शन बाय इंट्रामस्कुलर रूट द पेशेंट सडनली डेवलप्स। आपने दे दिया आईएम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज का। क्या दे दिया? आयरन सुक्रोज का। आपने आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दिया और पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहे हैं। क्या? ब्रीथलेसनेस, उसको श्वास नहीं आ रहा है, नोजिया हो रही है, हाइपोटेंशन, उसकी बीपी लगातार डाउन हो रही है। तो अब व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल कोज? तो उसका कोज क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उसका कोज? एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस, उसको एलर्जी है। क्या है? उसको एलर्जी है आयरन सुक्रोज से। उसको एलर्जी है आयरन सुक्रोज से, एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर। ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप बात करें नॉर्मल ओरल टेम्परेचर की तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टल टेम्परेचर की बात करो तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप जो टेम्परेचर होता है बेसिकली एक 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक्जिलरी। कौन सा? एक्जिलरी। तो एक्जिलरी तो जो ओरल से एक कम होता है, और रेक्टल जो है वो ओरल से एक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ ए पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज़ बेस्ट टू मेक हिम। अगर एक पेशेंट ऑर्थोपनिया की शिकायत कर रहा है, जैसे चलने फिरने पर उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, उठने पे ठीक है, तो क्या करेंगे अपन उसके साथ में? तो अपन उसको क्या कहेंगे कि आप बेड पे बैठ जाइए अपराइट पोजीशन में, यानी कि जैसे बेड है तो आप उसको बेड पे बिठा दीजिए। ठीक है, अपराइट पोजीशन में, या फिर आप इस प्रकार से भी बिठा सकते हो 45 डिग्री पे। ऑर्थोपनिया में जो है वो आप उसको बेड पे बिठा के अपराइट पोजीशन दे सकते हो। बी ऑप्शन करेक्ट है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैनोला साइट इन्फेक्शन। आपको कैनोला साइट को इन्फेक्शन से बचाना है तो उसके लिए क्या करना है आपको? हैंड हाइजीन को यूज किए, एसेप्टिक टेक्निक को यूज कीजिए। कैनोला लगाने से पहले एल्कोहल स्वाब आता है, एल्कोहल स्वाब से रब कीजिए आप पूरी साइट को, उसके बाद में आप यूज कीजिए इंसर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, कोई अता पता नहीं है, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी अपन परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में पूछा है। तो देखिए, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करना है अपने को, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस मेंटेन करना है, और मेडिकेशन भी मैनेजमेंट करना है। लेकिन अपन न्यूट्रिशन नहीं दे सकते उसको, क्यों? क्योंकि वो एस्पिरेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? एस्पिरेशन। उसके उसकी जगह अपन कर क्या रहे हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट। टिश्यू में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका इंडिकेटर क्या रहने वाला? वो भी अर्ली इंडिकेटर। तो अर्ली इंडिकेटर की बात की है तो एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस रहने वाला। क्या? याद रख लीजिएगा, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। जो साइनोसिस है वो बाद की प्रोसेस है, जो शरीर नीला पड़ जाता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या होगा? एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट,
द फ्रेश रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी को और वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सी बात है, स्टॉप कीजिए आप ट्रांसफ्यूजन। क्या कीजिए? स्टॉप कीजिए ट्रांसफ्यूजन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट्स बेड। देखिए, जो पेशेंट का बेड होता है उसके साइड रेल्स लगाने के सबसे ज़्यादा फायदे क्या हैं ये बताना है आपको। तो क्या फ़ायदा है, तो आप उसको इंजरी से बचा सकते हो, यानी कि प्रिवेंटिंग पेशेंट फॉल, या फिर इंजरी, उसको गिरने से बचा सकते हो, या फिर कोई भी चोट से उसको बचा सकते हो। साइड रेल की बेसिकली यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। इन ए पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक, एलर्जिक अटैक हुआ है, द फर्स्ट नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स क्या करना उसको, एलर्जिक अटैक हुआ है तो आप सबसे पहले दे दिए जो उसको एपिनेफ्रिन। क्या दे दीजिए? इमरजेंसी ड्रग एपिनेफ्रिन। लाइफ सेविंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से आती है एपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कार्डिनल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कार्डिनल साइन क्या क्या होते हैं, एक को छोड़ के। कार्डिनल साइन की बात करेंगे तो कार्डिनल साइन की बात करें तो देखिए, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 91 में थे अपन, कार्डिनल साइन की बात कर रहे थे। तो एपनिया होता है कार्डिनल साइन में, ठीक है। एपनिया तो होता है, श्वास में लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास रुक रही है, ठीक है। डायलेटेड नॉन डिक्टिव पिपिल्स, ठीक है। पिपिल क्या हो जाती हैं? डायलेट हो जाती हैं। एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स, जो पल्स होती हैं या फिर कैरोटिड या फीमोरल पल्स की बात करें वो भी एब्सेंट हो जाती हैं। लेकिन कोल्ड कामी स्किन जो है वो कार्डियक अरेस्ट की विशेषता नहीं है, ये इसमें नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर की बात कर रहे हैं, सीपीआर का सीक्वेंस पूछ रहे हैं। किसका सीक्वेंस पूछ रहे हैं? सीपीआर का। सीपीआर का सीक्वेंस क्या रहता है इसके लिए बताइए। देखिए, एबीसी, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, क्या रहता है? एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एबीसी से याद रखते हो सीपीआर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्जिकल ऑपरेशंस इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू इनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन द इलियम टू इनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन, ठीक है। एक पास बनाया जाता है एब्डोमिनल वॉल से, जैसे भी कोई डिस्चार्ज होता है, वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक पासेज बनाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेसिकली इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी, इलियम से होके कोलोन के थ्रू, ओके, इलियोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ये आपको प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किसको आपको बचाना है। 1 बाय 1 ऑप्शन देखिए आप। 40-year-old client with sharp severe pain due to a renal stone not delivered by analgesics. नेक्स्ट है 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain। तो आपको शार्प चेस्ट पेन जैसे ही नज़र आए, ठीक है, तो इसको आपको प्रायोरिटी दे देनी है, 35-year-old, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए साइकेट्री वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स शुड द नर्स असेस फर्स्ट। साइकेट्रिक वार्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी, इसको अपन सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। क्या? जो सीवियर एंजाइटी जहाँ भी वर्ड आ जाए, एक्यूट अटैक जहाँ भी वर्ड आ जाए सीवियर एंजाइटी का, उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो CAD है यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या यूज में लेते हैं अपन? तो अपन यूज में लेते हैं ओरल मेडिकेशन। क्या? ओरल मेडिकेशन। नेक्स्ट देखिए, हेमलिच मैन्युअर इज यूज्ड। हेमलिच मैन्युअर किसके लिए यूज किया जाता है? क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, जैसे गले में या श्वास में कोई फॉरेन बॉडी अटक गई है तो उसको क्लियर करने के लिए हेमलिच मैन्युअर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको CTS के नाम से जानते हैं, वो किस वजह से होता है? वो होता है मीडियल नर्व की कंप्रेशन से। मीडियल नर्व कंप्रेशन हो जाती है, दब जाती है, प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द नर्स। निडल स्टिक इंजरी हो गई आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉश करना है साइट को सोप एंड वाटर से। क्या करना है, वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर। क्या, वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर। लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ड इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट। यानी कि एक को छोड़ के सभी होने चाहिए। कौन कौन से हैं, डिफिब्रिलेटर क्रैश कार्ड में होना चाहिए, यस। रिससिटेशन मेडिसिन ये भी होनी चाहिए। मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस ये भी होना चाहिए। स्टेशनरी आइटम की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्रैश कार्ड में बेसिकली, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर, रिससिटेशन मेडिसिन और मटेरियल फॉर पेरिफेरल आईवी एक्सेस ये सभी क्रैश कार्ट में होने चाहिए। तो ये था बेसिकली जीएमसीएच का पेपर, काफ़ी शानदार पेपर था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और CHO, ESIC, जिपमेर या फिर PGI किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लगातार MCQ सेशन द एपिक नर्सिंग पे जारी हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।